Morning students, myself Ravinder Singh, your social science teacher। आज हम क्लास 10th का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने किए थे जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हमने बाइफरकेट किया था। अब अगला टॉपिक है इसका कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, कि तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना। देखिए, प्राइमरी में जो प्रोडक्शन होता है, जो सेकेंडरी में प्रोडक्शन होता है और जो टर्सरी में प्रोडक्शन होता है, जो तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन हो जाता है, उस टोटल प्रोडक्शन को एक जगह जोड़ लिया जाता है जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, दैट इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर लेवल पे भी होता है और मार्केट लेवल पे भी होता है। अब इसको कंपैरिजन देखते हैं हम। कंपैरिजन के लिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एग्जांपल, एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो वीट खरीदती है। अब वीट तो 15-20 रुपए केजी खरीदती है, फिर ऑयल खरीदती है, वो 100 रुपए केजी खरीद देती है। फिर शुगर खरीदती है कंपनी, वो हार्डली 38 से 40 रुपए खरीदती है, और उन तीनों को ऐड करके बिस्किट मार्केट में बना के बेच देती है। तो इस तरह से वीट का देखा हमने कि वीट का प्रोडक्शन, वीट का जो मार्केट प्राइस था वो काफी कम था, जबकि बिस्किट का जो प्राइस था वो काफी ज्यादा था। तो इसी तरह से प्राइमरी में जो प्रोडक्शन होता है वो काफी कम है, सेकेंडरी में उससे ज्यादा है और टर्सरी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। इसी चीज को हम कंपैरिजन कहते हैं। अब इस कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे टेबल देखते हैं। इस टेबल में हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का सम, वो 2013 और 14 के अकॉर्डिंग लगभग 55,000 करोड़ प्लस में है, 55,000 करोड़ लैक्स में है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ रुपीस से कम है। ठीक है, तो इसमें हमारे टर्सरी सेक्टर की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 38 लाख करोड़ रुपए, जबकि सेकेंडरी सेक्टर की जो वैल्यू है और प्राइमरी की वैल्यू है वो 22 लाख करोड़ रुपए से कम है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि टर्सरी सेक्टर में ज्यादा पैसा है, सेकेंडरी में उससे कम है और प्राइमरी में उससे भी कम है। जबकि 1973-74 के करीब में प्राइमरी में सबसे ज्यादा था, जबकि जीडीपी काफी कम थी। इसको दूसरे शब्दों में यदि हम देखें, कंपेयर करें, तो अब इसको हम देखते हैं कि शेयर ऑफ द सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, काम करने, रोजगार में लोगों का नंबर, यानी कि टर्सरी में काम करने वाले 27% है, सेकेंडरी में काम करने वाले जो ऑलमोस्ट 24% है, और प्राइमरी में काम करने वाले 49% है। यानी कि यदि 100 लोगों में कंपेयर करें तो इस चीज को हम देखते हैं कि टर्सरी में काम करने वाले 27 और मैन्युफैक्चरिंग में इट इज सेकेंडरी में 24%, जबकि प्राइमरी में 49% है। जो एक बड़ा चेंजेस दिखाता है हमें वो ये कि 2013-14 में टर्सरी सेक्टर का शेयर सबसे ज्यादा है और सेकेंडरी सेक्टर का उससे कम है और सबसे ज्यादा प्राइमरी का है। यानी कि हम यदि ये देखें तो प्राइमरी में शेयर काफी कम है जीडीपी में, जबकि काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही हमारा तीनों सेक्टर का कंपैरिजन कहलाता है। राइट, इसमें आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई टर्सरी सेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट, कि टर्सरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो टर्सरी सेक्टर को इम्पोर्टेंट होने की वजह है उसका दूसरे सेक्टर्स के लिए हेल्प, दूसरे सेक्टर्स के लिए सर्विस, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हेल्प करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में
सर्विस सेक्टर सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफिस, ये सारे चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। सेकंड रीजन में हमारे डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ावा देती हैं। थर्ड रीजन में यहाँ पे दिया हुआ है लेवल राइज इन द सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल, राइट, डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करता है। फोर्थ है हमारे लिए, इसमें देखा गया है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये चारों फैक्टर्स टर्शियरी सेक्टर को बताते हैं कि टर्शियरी सेक्टर क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इट इज कमिंग हियर, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ज्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड है, तो नेचुरल पता चल रहा है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन वहां पे आउटपुट नहीं है। आउटपुट का मतलब वहां के लोगों की इनकम ज्यादा नहीं है, इसलिए वो अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं। अंडर एम्प्लॉयड मतलब ऐसी कंडीशन जो वो काम में तो लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं ज्यादा। जैसे यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिया है। डिस्गाइज जब ज्यादा लोग काम करते हैं जबकि उनकी जरूरत कम होती है, दैट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक फैमिली के 5 लोग हैं जबकि जरूरत 2 लोगों की है और 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसमें, तो इसलिए वो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं जबकि उनकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। और भी अंडर एम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन जब व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता लेकिन वो एंगेज्ड होता है। नेक्स्ट इज कमिंग हियर लेबर एफर्ट, ऐसी कंडीशन जहां पर मतलब जरूरत 2 लोगों की है, 5 लोग कम काम कर रहे हैं लेकिन 3 लोग एक्स्ट्रा उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें उनका वेस्टेज है। दैट इज नॉट एट ऑल एनी नीड ऑफ दीज पीपल। सो आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है और प्राइमरी सेक्टर में क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है। नाउ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया लक्ष्मी का। लक्ष्मी के पास 2.5 हेक्टेयर्स जमीन है, अनइरिगेटेड लैंड है जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। यदि सरकार उसको जो इसके लिए लोन देती है, यदि कम बैंक उसे लोन दे देता है तो वो 1 से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकती है और 1 से ज्यादा लोगों को काम दे सकती है। इस तरह से वो अपना एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बढ़ा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जैगरी वाला है, यदि सरकार इसको हेल्प कर दे तो ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, गुड़ का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। इसी तरह से और भी लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, कम्युनिकेशन वाले हैं, सर्विस वाले हैं और वेजिटेबल वेंडर्स हैं, दूसरे लोग हैं, इनके लिए गवर्नमेंट काफी हेल्प कर रही है ताकि दे कैन बूस्ट अप देमसेल्फ। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, प्लीज रीड अबाउट नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 2015 में बना था। इसका मेन काम है जो लोग गरीब हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोगों के पास काम नहीं है, जिन लोगों के पास वेस्टेज ऑफ टाइम है, उन लोगों के लिए स्पेशली जॉब प्रोवाइड कराना और इसके अलावा हमारे देश के प्लान करना, रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली प्लान करना, यही काम है नीति आयोग का। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। Now, next point it is given here, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। मनरेगा 2005 में स्टार्ट हुआ, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन 2006 में हुई और उस टाइम पे 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई किया गया और 100 डेज के लिए काम देने के लिए। यदि सरकार 100 डेज काम नहीं देती है तो उसके लिए कंपनसेशन देगी। लेकिन अभी सरकार ने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि 640 डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा को अप्लाई किया है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं स्पेशली उनके लिए, उन मजदूरों के लिए मनरेगा के अंडर में काम दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मनरेगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप इसको एक बार रीड कर लेना, लर्न कर लेना, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द एग्जाम व्यू। आप मनरेगा के बारे में क्वेश्चन दिया है इन लेट्स वर्क दिस आउट में, प्लीज रीड इट एंड अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। नाउ डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। इसके लिए हम एक स्टोरी दी है यहाँ पे कांता और कमल की। कांता एक ऑफिस में काम करती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। वो 9:30 बजे ऑफिस जाती है और 5:30 बजे
घर आती है। जब उसने ज्वाइनिंग किया था उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसको पेड हॉलीडेज मिलती हैं। इसके अलावा उसके पास परमानेंट उसके लिए लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, उसमें प्रोविडेंट फंड, दूसरी चीज़ों की फैसिलिटी दी है। जबकि कमल एक नियर बाय ग्रोसरी शॉप में काम करता है, जो अर्ली मॉर्निंग 7:30 पे जाता है और लेट नाइट वापस आता है। जिस दिन वो छुट्टी लेता है उस दिन की उसकी सैलरी कट हो जाती है, उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर, कोई परमानेंसी, किसी तरह का पीएफ कुछ नहीं मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कांता एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जबकि कमल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। बाकी कंडीशंस आप यहाँ दी हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में टाइम होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योरिटी होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेजेस होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और यही इसमें डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में। आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके अलावा आप इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करना। वीडियो बड़ी हो सकती थी, इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। अगला नेक्स्ट वीडियो उसके बाद बनाया जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।